ठीक है। और चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर 3 चल रहा है और इसकी जो एक्सरसाइज चल रही है 3.4, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट तक मैं लास्ट टाइम बता चुका था भाई, ठीक है ना। अभी थोड़ा सवाल सुनो। मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। कितने रुपए निकालने? 2000 रुपये निकालने। खजांची ने उसे 50 रुपये और 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा। खजांची का मतलब जो कैशियर बैठा होगा, उसने कहा कि मुझे कुछ नोट 100 रुपये वाले दो और कुछ नोट 50 रुपये वाले दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी उसको नोट कितने मिले? उसमें से कुछ नोट 100 के हैं, कुछ नोट 50 के हैं। तो आपको ये बताना है कि उसको 100 रुपये के कितने नोट मिले और 50 रुपये के कितने नोट मिले। तो मान लेते हैं, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या x है भाई। 100 रुपये के कितने नोट मिले उसको? x। और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? y। अब प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। प्रथम कुल नोट, कुल उसको कुल कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। उसमें से x नोट 100 रुपए के और y नोट 50 रुपए के, तो दोनों को जोड़ दो, कुल का मतलब टोटल। तो x प्लस वाई बराबर, समीकरण नंबर क्या बन गए? आसानी से बन गए, सिंपल। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय कुल रुपये कितने मिले? वो कुल रुपये कितने निकालने गई बैंक? नहीं, 2000 या 2500? 2000 रुपये निकालने बैंक गई। अब देखो भाई, 50 रुपये, 100 रुपये एक नोट है तो उसकी कीमत 100 रुपये। दो नोट होंगे 200 रुपये, तीन नोट होंगे तो 300 रुपये, चार नोट होंगे तो 400 रुपये। एक्स नोट होंगे तो एक्स इंटू 100, एक्स इंटू। वैसे ही 50 रुपये का एक नोट 50 रुपये का, दो नोट होंगे तो 2 गुणा के 50, तीन नोट होंगे तो 3 गुणा के 50, वाई नोट होंगे तो वाई गुणा के 50, यानी कि 50 वाई। तो कुल रुपये हो गए, देखो 100 एक्स प्लस 50 बराबर, हो गया नहीं हो गया? अब इस समीकरण को हम थोड़ा सरल कर सकते हैं। देखो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है। क्या हो गया अचानक से? एक सेकंड है। एक सेकंड वेट कीजिए, लाइट ऑन कर रहा हूँ। लाइट को क्या हो अचानक से? इधर लाइट है, इधर लाइट बंद हो गई।
हम्म? ये बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया भाई? यार एक काम कर, एक काम कर यार, बल्ब निकाल दो यहाँ से, इसमें जाके निकाल देगा। गरम तो नहीं है? एक सेकंड है, एक चेयर लगा, एक चेयर लगा यहाँ पे। इसको लगा दो यहाँ। ये भी नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा, निकाल दे वापस, निकाल दे, नीचे आ दे। इसको अचानक से एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा है। अभी दिख रहा है? देना, वहीं पे रख दे साइड पे। अभी दिख रहा? चमकेगा लेकिन बोर्ड ना। अभी देखना, दिख रहा? दिख रहा ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ही पढ़ाऊंगा इसी साइड ना। तो 100x प्लस कितना हुआ था? 100x प्लस 50y बराबर 2000 हुआ था ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ भी, इसमें भी 50 का भाग जा सकता है, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो दोनों पक्षों में 50 से क्या दे दो, क्या हुआ ये अचानक से लाइट आ गई, 50 से क्या दे दो, भाग दे दो। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लो। इसमें 50 से भाग दिया 100 में तो 2 बार, 50 में 50 का भाग दिया तो 1 बार, और 50 में 2000 में 50 का भाग दिया तो 40 बार। हो गया। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमने विलोपन विधि से हल करना है भाई, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी, तो हमें कुछ गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब हम समीकरण फर्स्ट में से, ये भी प्लस y है, ये भी प्लस y, तो या तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटा दें या सेकंड में से फर्स्ट घटा दें। क्या कर सकते हैं इस समय, क्या करना चाहिए? सेकंड में से फर्स्ट घटाएं। क्यों फर्स्ट में सेकंड क्यों नहीं घटाएं? देखो सेकंड में से फर्स्ट इसलिए घटाएंगे क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, बड़ा है ना, तो थोड़ा शटर डाउन कर। तो समीकरण
समीकरण सेकंड में से फर्स्ट क्या कर दो, घटा दें। वैसे आप फर्स्ट में सेकंड भी घटा सकते हैं, लेकिन 2x में से x घटाएंगे तो x आएगा, और x में से 2x घटाएंगे तो माइनस x आएगा। तो एक माइनस काहे को फालतू लें, इसलिए हमने क्या कर दिया, तो ये है 2x प्लस वाई बराबर 40 समीकरण सेकंड, और ये है x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण फर्स्ट। इनको क्या कर दो, लिखना भी है भाई, है घटाने, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी, y तो y से कट गया, 2x में से x गया, कितना बचा x, और बराबर 40 में से 25 गया, कितना बचा 15। ठीक है, और x बराबर 15 कहाँ पे रख दें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो x बराबर 15 रखो तो 15 प्लस y बराबर हुआ भाई 25, तो y बराबर हो गया 25 माइनस 15, y बराबर आ गया 10। इसलिए 100 रुपए के नोटों की संख्या, आंसर हमेशा लास्ट में लिखना जरूर है कि सवाल में जो पूछा हुआ है उसका जवाब हमेशा जरूर देना है। ठीक है, 100 रुपए के नोटों की, कितने नोट थे भाई 100 रुपए वाले, x नोट थे, यानी कि 15, और 50 रुपए के नोटों की संख्या y थी तो 10। तो जो कैशियर बैठा होगा उसने 100 रुपए के उसको कितने नोट दिए, 15 नोट, और 50 रुपए के दिए 10 नोट। अब देखो कुल नोट कितने हो गए, 25, 15 और 10 जोड़ के, अब कुल रुपए कितने हुए, 100 रुपए के 15 नोट 1500 दिए हुए, और 50 रुपए के 10 नोट यानी कितने रुपए हुए, 500 रुपए। तो 500 और 1500 मिलकर कितना हो गया, 2000 रुपए हुए ना। ठीक है, तो ये साथ में नोट भी करते रहना भाई, करो फटाफट। चौथा सवाल भी हो गया, पांचवा और लास्ट सवाल है इसके बाद। फटाफट नोट करो, स्पीड बढ़ाओ जरा लिखने की। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो भाग नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इस समीकरण को 50 से गुणा करना पड़ेगा या 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन से बचा जाए, इसलिए हमने पहले ही उसको 50 से भाग दे दिया। हो गया, कर दिया सबने, नहीं हुआ इधर घटा दो, इधर मिटा दो, इधर वाला पार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट बचा हुआ है भाई। ठीक है ना, इसको भी मैं बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर
2 का 4th पार्ट, 5th पार्ट, 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट बोल रहा है। देखो ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा नियत था और उसके ऊपर प्रति किलोमीटर का भाड़ा देना होता था नहीं था? तो अभी हमारे पास एक किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। इसका मतलब है कि 3 दिन के लिए आप किताब ले जाओ तो आपको उतना ही रुपया देना पड़ेगा, फिक्स है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। यानी 4 दिन रखोगे तो 1 दिन का एक्स्ट्रा पड़ेगा, 5 दिन रखोगे 2 दिन का एक्स्ट्रा पड़ेगा, 6 दिन रखोगे तो 6 दिन रखेंगे तो 3 दिन का एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 दिन का तो नियत है, ये ध्यान रहे। 6 दिन करने पड़ेगा। देखो एक नगर पर किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, यानी 3 दिन का आपने देना ही है, चाहे आप दूसरे दिन लौटा दो, लेकिन 3 दिन का पैसा आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, वो फिक्स है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग है, ठीक है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के 27 रुपए दिए। सरिता कोई पुस्तक ले गई और उसको 7 दिन तक अपने पास रखा, तो उसने कितना रुपया दिया? 27 रुपये। अब ध्यान दो, 3 दिन तो नियत था, 3 दिन का तो फिक्स पड़ गया, 7 दिन रखा उसने, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना दिन रहे उसके पास? 4 दिन एक्स्ट्रा रहा। और सुशी ने उसी पुस्तक को 5 दिन तक रखा और 21 रुपया दिया। 5 दिन रखा यानी कि 3 दिन का तो फिक्स था, अब एक्स्ट्रा कितना दिन? 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इतना ही थोड़ा ध्यान देना है कि 2 दिन एक्स्ट्रा और 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना रुपया है भाई? x रुपये, कितना है? अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया है? y रुपये, ठीक है ना। अब ध्यान दो, प्रथम शर्तानुसार सरिता ने पुस्तक कितने दिन रखी? 7 दिन। सरिता ने 7 दिन का, सरिता को 7 दिन का किराया, सरिता को 7 दिन का किराया कितना रुपया पड़ा? 27 रुपया, 27। अब समीकरण बनाने की सोचो। सरिता ने 7 दिन का किराया कितना पड़ा? 27 रुपया पड़ा। 3 दिन का तो x है, 3 दिन का कितना है? और प्लस एक्स्ट्रा कितने दिन रखा? 4 दिन। 1 दिन का y है, तो 4 दिन का 4y, तो x प्लस 4y बराबर कितना हुआ? समीकरण नंबर। आ गई बात समझ में कैसे हुआ? x प्लस 7y नहीं होगा, बल्कि x प्लस क्या होगा? 4y, क्योंकि 7 दिन पुस्तक रखी, 3 दिन का किराया तो क्या है? x रुपया है। द्वितीय शर्तानुसार, थोड़ा और ध्यान से देख सुनो। द्वितीय, दूसरी का नाम है सुशी का कितने दिन का? 5 दिन का। सुशी को 5 दिन का किराया कितना देना पड़ा? कितना देना पड़ा? 21 रुपया देना पड़ा। सुशी को 5 दिन रखा और सुशी ने 5 दिन किताब अपने पास रखी और 21 रुपया दिया, ठीक है ना। अब सुशी का x रुपया तो 3 दिन का पड़ गया, 3 दिन का कितना पड़ा? कितना y जुड़ेगा इसमें? 2y जुड़ेगा। गुड। x प्लस 2y बराबर कितना हुआ? समीकरण नंबर। अब क्या करो, यहां भी x, यहां भी x, फिर गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता पड़ नहीं रही है। समीकरण 1 में से 2 क्या कर दे? घटा दे। इस समय हमने 2 में से 1 क्यों नहीं घटा रहे? हाँ, 2 की वैल्यू कम है, 4 की वैल्यू क्या है? और अगर हम 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस आएगा, और एक माइनस हम एक्स्ट्रा क्यों कैलकुलेट करें जब हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में से
सेकंड क्या कर दें भाई, घटाने पर। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर, तो x प्लस 4y बराबर कितना है 27, और x प्लस 2y बराबर है कितना 21। यहाँ पे हम इसको क्या कर दें, घटा दें भाई, घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी y, x और x तो कट गया, 4y माइनस 2y कितना बचा, 2y बराबर 6 बच गया भाई। 27 में से 21 का 6 ही बचा, 2y बराबर, तो y बराबर कितना बच गया भाई 6/2, यानी कि y बराबर बचा 3, y इक्वल टू 3। ठीक है, इसलिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है भाई, x रुपये था, अरे सॉरी, अभी तो मान निकाला ही नहीं ना, अभी तो हमने y का मान निकाला केवल। ठीक है, y बराबर 3 कहाँ पे रख दो भाई, समीकरण फर्स्ट में रखो सेकंड में, कहाँ पे रखो रे, फर्स्ट ही में रख दूं, समीकरण फर्स्ट में x प्लस 2y है, 4y है, x प्लस 4y की जगह पे 3 बराबर 27, x प्लस 4 12 बराबर 27, x बराबर 27 ऋण 12 यानी कि 15, x का मान कितना निकला। इसलिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, इसलिए प्रथम 3 दिनों का नियत, पहले 3 दिन किताब ले जाओगे तो कितना रुपया पड़ेगा भाई 15 रुपये। ठीक है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया पड़ा 3 रुपये, कितना रुपया पड़ा। ठीक है ना, तो अगर 15 रुपये तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे आप किताब को एक दिन में लौटा दो या 3 दिन बाद लौटाओ, लेकिन अगर आप चौथे दिन रखोगे तो 3 रुपया एक्स्ट्रा पड़ता रहेगा। ठीक है ना, उसने 7 दिन रखा तो 4 3 12 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा, और 15 और 12 जोड़ के कितना हुआ 27। जो दूसरी है उसने 5 दिन किताब रखी, यानी 3 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, 3 दूनी 6 रुपये देना पड़ा, और 15 6 21 रुपये। ठीक है ना, तो ये चेक भी हो जाता है साथ साथ कि क्या हो रहा है। हो गया, नोट कर लिया। ये है भाई कहानी, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ये एक्सरसाइज क्या होती है यहाँ पे समाप्त। अब आपको मैं क्या बताऊंगा, वज्रगुणा विधि, तीसरी विधि और वज्रगुणन विधि। सुना हुआ नाम, नाम सुना हुआ है, नोट कर लिया, फटाफट करो, स्पीड बढ़ाओ, क्या कर रहे हो तुमने, कर दिया भाई। अब वज्रगुणन विधि क्या है, वज्रगुणन विधि एक ऐसी विधि है जहां ना तो आपको जोड़ना पड़ेगा, ना घटाना पड़ेगा, ना कहीं किसी का x का मान ना तो यहाँ रखना है ना वहां रखना है। ठीक है ना, सीधे x और y के मान सीधे सवाल से निकलेंगे। ठीक है,
नोट करो फटाफट। यहाँ कर दिया सबने? दो विधि हमें बता चुका था भाई, हैं कौन कौन सी? कौन कौन सी? प्रतिस्थापन और विलोपन। अब तीसरी विधि आती है तुम्हारे पास। वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा विधि में क्या है कि सपोज के लिए पहले थोड़ा सा समझ लो कि क्या होना है कि मान लेते हैं माना द्विघात नहीं, क्या है, रैखिक युग्म। मान लेते हैं जो रैखिक युग्म है भाई क्या होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ये रैखिक समीकरण है। अब हमें वज्र गुणा विधि से सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान दो, ये मिटा दूं मैं इसको। अब हमें इसको वज्र गुणा विधि से क्या करना है, केवल इसी को समझ लो कि क्या होना है, बाकी सवाल अपना आप हो जाए, ठीक है ना। वज्र गुणा विधि में क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है, कि सबसे पहले दाएं पक्ष 0 कर देना है। दाएं पक्ष क्या कर देना है, सपोज के लिए कोई समीकरण आई 3x प्लस 4y बराबर 7, तो उसको 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर क्या कर दो, 0 कर दो, यानी दायां पक्ष 0 कर दो सबसे पहले, ठीक है। अब क्या है कि वज्र गुणा विधि, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है भाई x बट्टे, लिख सकते हैं, आसान है, बीच में बराबर करना है y बट्टे, लिखने में कोई दिक्कत है, और बराबर करना है और एक, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा कोष्ठक बनाना है ऐसे, इसके नीचे भी बड़ा कोष्ठक समझते हैं, और इसके नीचे भी, इसके नीचे भी क्या करना है, ठीक है। अब देखो x के बट्टे में लिख रहे हैं, तो x वालों को हाइड कर दो, x वालों को क्या कर दो, छुपा दो, ठीक है। और सिर्फ y के गुणांक लिखो, y के गुणांक क्या है, b1 और b2, b1 और जो कांस्टेंट है वो क्या है, c1 और कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, b1 b2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, c1 c2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, x के बट्टे में आ गया, इस c1 c2 को सीधे यहाँ लिख दो बिना कहीं देखे हुए, इसका दूसरा c1 और c2 मैंने सीधे, अब किसके बट्टे में लिख रहे हैं, y के, y वालों को छुपा दो। अब x की गुणांक लिखो, x के गुणांक क्या है, a1 और a2, अब जैसे हमने c1 c2 यहाँ लिखा था, सीधे इस a1 a2 को डायरेक्ट सीधे यहाँ लिख दो, a1 और a2। अब किसके बट्टे में लिख रहे हैं, कांस्टेंट के, 1 c क्या है, कांस्टेंट है, पहले x वालों को दबाना है, फिर y वालों को, फिर इसको, a1 a2 तो आ गया, अब क्या बचा, b1 और, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई कैसे करना, पहले x वालों को हाइड करो, इसके ठीक है, फिर y वालों को हाइड करो, ये और ये, और फिर कांस्टेंट को हाइड करो, ये और, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वाली लाइन सीधे
यहाँ लिख दो और इस वाली लाइन को सीधे यहाँ लिख दो। ठीक है, अब क्या है, जो ये हमारे पास एक कोष्टक के अंदर दिख रहा है, ए बी, पहले वाले कोष्टक के अंदर हमारे पास क्या दिख रहा है भाई, B1 B2 और C1 C2। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मान होता है भाई B1 C2 माइनस B2 C1। ये पहले इधर गुणा होगा और फिर माइनस करके इधर गुणा होगा। ऐसे ही दूसरे वाले में क्या है, C1 C2 A1 A2, इसका मान बोलो क्या होगा, C1 A2 माइनस C2 A1। और लास्ट वाला है A1 A2 B1 और B2, यही है, यही है। और इसका मान होगा A1 B2 माइनस A2 A2। अब यहाँ से ये चीजें अगर हम यहाँ पे रख दें, और इसलिए x बटे, ये हो जाएगी भाई x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1, और ये 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। अब थोड़ा ध्यान दो, इधर देखो, प्रथम व तृतीय भाग से, पहले और तीसरे भाग से देखो, x बट्टे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1/A1 B2 माइनस C2 B1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे 1 से गुणा हो जाएगा ना, x बराबर हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टे A1 B2 माइनस A2, ये सीधे सीधे 1 से गुणा हो गया। और द्वितीय और तृतीय भाग से देखो, द्वितीय व तृतीय भाग से y बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, इससे इन दोनों को देखो, ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। अब जब x भी निकल गया और y भी निकल गया, तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पे सवाल सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे सवाल हो गया। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, ठीक है, लेकिन क्या है कि न तो हमें कोई समीकरण गुणा करनी होती है, न कोई समीकरण भाग देने होते, न किसी का मान निकालना होता, सीधे x और y के मान निकल जाते हैं, उनके जो गुणांक हैं उनकी सहायता से, ठीक है ना। और बिल्कुल यही प्रक्रिया हम पूरे सवाल में अपनाएंगे, ठीक है। और आप एक सवाल सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा ये सवाल चुटकियों में होंगे, ठीक, नोट करो। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है।